हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 शुरू करेंगे। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने नर्स्ट इक्वेशन के बारे में बातचीत की थी और उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन किया था। आज का पूरा लेक्चर कंसंट्रेशन सेल के लिए पे बेस्ड है। ठीक है, पूरा कंसंट्रेशन सेल पढ़ेंगे आज हम लोग। लेक्चर 4 कंसंट्रेशन सेल। लेक्चर 4 कंसंट्रेशन सेल। ध्यान दीजिएगा कि जब दोनों तरफ के इलेक्ट्रोड्स सेम हो जाए, ठीक है, जैसे यहां पे मैंने जिंक ले लिया, जिंक +2 कॉन्सेंट्रेशन C1 है, और यहां पे मैंने ले लिया जिंक +2 कॉन्सेंट्रेशन C2 है, और जिंक, ठीक है, यानी इधर भी जिंक का हाफ सेल है, इधर भी जिंक का हाफ सेल है ना। जब भी दोनों हाफ सेल एक जैसे होते हैं, है ना, हम सेल को कॉन्सेंट्रेशन सेल कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं अभी आपको पता चलेगा। अब अगर मैं इसका एनोडिक हाफ सेल रिएक्शन लिखूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूं, जिंक इज चेंजिंग इनटू जिंक +2, जिंक इज चेंजिंग इनटू जिंक +2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, जिंक +2 इज चेंजिंग इनटू जिंक। तो कैथोड पर मैं क्या लिख सकता हूं, कैथोड पर लिखा जा सकता है जिंक +2 इलेक्ट्रॉन इज चेंजिंग इनटू जिंक, ठीक है, ऐसे लिखा मैंने। जिंक इज चेंजिंग इनटू जिंक +2, ये कॉन्सेंट्रेशन C1 हो जाएगा, और जिंक +2 का कॉन्सेंट्रेशन C2 है, इज चेंजिंग इनटू जिंक, ये C2 हो जाएगा। जब इनको आप जोड़ेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं, जिंक +2 जिसका कॉन्सेंट्रेशन C2 है, +2 इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू जिंक +2 इलेक्ट्रॉन, और इसका कॉन्सेंट्रेशन C1 हो जाएगा। अगर आप इसके लिए नॉस्ट इक्वेशन लिखेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं इसके लिए E cell is equals to E naught cell minus 0.0591 अपॉन n। देखिए आप ध्यान दीजिए, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। आप यहां पे N2 लिख सकते हैं, लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जिंक +2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, C1 है, ठीक है, और यहां पे ये प्रोडक्ट में जिंक +2 है जिसका कॉन्सेंट्रेशन C1 है, और रिएक्टेंट साइड जिंक +2 है जिसका कॉन्सेंट्रेशन C2 है, ठीक है ना, C2 हो जाएगा। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, E cell इज इक्वल्स टू E naught cell माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग C1 बाई C2, ऐसे लिखा मैंने, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं कि जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी मुझे जिंक का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेना होगा, प्लस जिंक ही यहां पर रिड्यूस कर रहा है, तो मैं जिंक का यहां पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी लूंगा, ठीक है। आपको पता है कि जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है उसकी वैल्यू होती है 0.76 माइनस, तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा, है ना, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा जस्ट इसका रिवर्स, यानी कितना, +0.76। आप जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। इस वैल्यू को आप यहां रख दीजिए और इस वैल्यू को यहां रख दीजिए, तो EMF 0 आ जाएगा। मैं यहां लिख भी दे रहा हूं, E cell इज इक्वल्स टू माइनस 0.76 प्लस 0.76 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग C1 बाई C2। वैसे ये बड़ा ऑब्वियस है कि किसी चीज का जितना रिडक्शन पोटेंशियल होता है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसी का नेगेटिव होता है, तो हमेशा इन दोनों का सम 0 आएगा। मैं कह सकता हूं कि ना कंसंट्रेशन सेल में E naught सेल 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और EMF ऑफ द सेल कितना निकल के आया, EMF ऑफ द सेल आ गया, E cell इज इक्वल्स टू माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग C1 बाई C2, ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है ना, ऐसे लिखा जा सकता है। अब आप ध्यान दीजिए कि ये जो EMF है सेल का, ये जो सेल का EMF निकल के आया है, ये सेल का EMF पूरी तरह से सिर्फ एक ही चीज पर डिपेंड कर रहा है, किस पे, कॉन्सेंट्रेशन पे, ठीक है। इट इज जस्ट डिपेंडिंग ऑन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, ये सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है जो भी आयंस यहां पे है, और चूंकि ये सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है इसलिए इस तरह के सेल्स को हम लोग कॉन्सेंट्रेशन सेल कहते हैं, ठीक है। तो मैंने सीखा कि सिंस EMF of the cell depends only on concentration, hence it is a
since depends only on concentration, hence it is called concentration cell. Called concentration cell. एक बात. दूसरी बात क्या? दूसरी बात यह है कि concentration cell के लिए, for concentration cell हम कह सकते हैं हमेशा by default कि E नॉट सेल will be 0. ठीक है, आपने देखा यहां पे है ना कि E नॉट सेल 0 आएगा. जितना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा और जितना रिडक्शन पोटेंशियल होगा दोनों का सम जोड़कर 0 आ जाएगा. ठीक है, और नेक्स्ट चीज क्या, अगली चीज क्या जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहते हैं कि ये सेल काम करे, ठीक है, तो ई सेल को पॉजिटिव होना होगा. तो फॉर सेल टू बी फिजिबल, टू बी सेल टू बी फिजिबल, अगर आप ये चाहते हैं कि सेल फिजिबल हो, काम करे, तो इसके लिए ई सेल हमेशा आपका ई सेल शुड बी ग्रेटर देन 0. ग्रेटर देन 0. ई सेल की वैल्यू है कितनी? इतनी है -0.0591/2 log C1 by C2. ठीक है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं -0.0591/2 log C1 by C2 should be greater than 0. ये लिखा जा सकता है. आप दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये साइन रिवर्स हो जाएगा, यानी 0.0591/2 log C1 by C2 should be less than 0. जाहिर सी बात है, ये लेस देन 0 जब होगा, ये वैल्यू लेस देन 0 होगी तो नेगेटिव होगी, नेगेटिव के सामने नेगेटिव लगाएंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव निकल के आएगी. ठीक है, तो ये लेस देन 0 होना चाहिए, यानी log C1 by C2 should be less than 0, और ये 10 के पावर में चला जाएगा, यानी C1 by C2 should be less than 10 to the power of 0. C1 by C2 should be less than 1. C1 should be less than C2. यानी तीसरी कंडीशन क्या है कि सेल कब फिजिबल होगा? जब एनोड का कंसंट्रेशन कैथोड से कम हो. ठीक है ना, ये C1 जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड है. तो जब भी एनोड का कॉन्सेंट्रेशन ये कैथोड के कॉन्सेंट्रेशन से कम होगा तभी सेल काम करेगा. अगर उल्टा हो गया तो वो सेल काम नहीं करेगा, वो सेल रिएक्शन फिजिबल नहीं है. तो कॉन्सेंट्रेशन सेल में बस इतनी ही थ्योरी है ना. आइए इसको अच्छे से समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? गिवन द कॉन्सेंट्रेशन सेल जिंक +2 0.1 m / zinc +2 0.15 m zinc. ठीक है, राइट इक्वेशन फॉर each half cell reaction. Calculate E cell as the cell discharges does the difference between concentration of two solutions become smaller or larger. ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा कि कैसे कॉन्सेंट्रेशन सेल फंक्शन करते हैं. तो एक कॉन्सेंट्रेशन सेल है मेरे पास जिंक +2 0.1 m. ठीक है ना, और फिर ये सॉल्ट ब्रिज जिंक +2 0.15 m जिंक. ठीक है, अगर मैं एनोड पे का रिएक्शन लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? एनोड पे हो रहा है जिंक चेंजेस इनटू जिंक +2 इलेक्ट्रॉन 0.1 m. कैथोड पे क्या हो जाएगा? कैथोड पे हो जाएगा कॉप जिंक +2 जो कि ऑफ कोर्स 0.15 m है. याद रखिए इधर की चीज को एनोड कहते हैं,
ठीक है, और इधर की चीज को क्या कहेंगे हम, कैथोड कहेंगे। ठीक है, कैथोड कहेंगे। तो कैथोड पे क्या हो रहा है, जिंक प्लस टू इलेक्ट्रॉन इज चेंजिंग इनटू जिंक। ठीक है, आप इसको जोड़ दीजिए, क्या लिख सकते हैं, जिंक प्लस टू 0.15 m प्लस टू इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू जिंक प्लस टू 0.1 m प्लस टू इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम मुझसे कोई ये पूछता है कि इसका ई सेल कितना होगा, तो मैं बड़े आसानी से लिख सकता हूं, ई सेल इज इक्वल टू, मैंने नर्स्ट इक्वेशन लिखा, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन टू दो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, लॉग, है ना, जिंक का कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट साइड कितना है 0.1 m बाय जिंक का कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट साइड, ये कितना हो जाएगा 0.15 आ जाएगा। आपको मालूम है कि कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए ई नॉट सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आप लिख सकते हैं ई सेल इज इक्वल टू माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग, ये आ जाएगा 2/3। ठीक है, माइनस, यानी ई सेल इज इक्वल टू माइनस 0.0591 अपॉन 2, ये माइनस हटाएंगे तो ये लॉग के अंदर की वैल्यू चेंज हो जाएगी, पलट जाएगी, 2 हो जाएगा। आप कह सकते हैं ई सेल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन 2 लॉग 3 माइनस लॉग 2, लॉग 3 कितना होता है 0.48, ठीक है, और log 2 कितना हो जाएगा 0.3। तो दिस टर्न्स आउट टू बी ई सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन 2 इंटू 0.18। ठीक है, और ये फाइनल कितना आ जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू, ये आ जाएगा, आप इसको सॉल्व कर लेगा 0.0, इसको सॉल्व भी करते हैं, बहुत ही सिंपल है, 0.09 हो जाएगा, है ना, 9 1 9, 9 9 81, 9 5 45 और 8 53, 9 5 45 और 8 53, है ना, ये आ जाएगा, और टोटल कितना आ जाएगा 0.005319, यही आ रहा है। ठीक है ना, तो इतना वोल्ट आ जाएगा, तो ई सेल की वैल्यू आ जाएगी, ई सेल इज इक्वल टू 0.0053 वोल्ट्स अप्रोक्सीमेटली, ये आ जाएगा। अगली चीज क्या पूछा है कि जैसे जैसे चीजें डिस्चार्ज होंगी, कॉन्सेंट्रेशन के बीच में जो डिफरेंस है उसको क्या होगा, स्मॉल होगा कि लार्ज होगा। आप देख सकते हैं, मैं इस सेल रिएक्शन को फिर से लिख रहा हूं, मैं इस सेल रिएक्शन को यहां फिर से लिख रहा हूं। क्या लिखा मैंने लिखा है जिंक प्लस टू इलेक्ट्रॉन इज चेंजिंग इनटू जिंक प्लस टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर मैं यहां पे लिखता हूं 0.15 और यहां पे लिखता हूं 0.1, ठीक है, अगर आप इसको रिएक्ट करेंगे तो धीरे धीरे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आप कह सकते हैं कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम है, लेकिन लगातार रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है, और लगातार प्रोडक्ट जो है बढ़ता जाएगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, यानी है ना, डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन decreases as the cell discharges। ठीक है, as the cell discharges। अच्छा, इसमें एक चीज और खास बात ध्यान देने की है कि जैसे ही इन दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी, ये वैल्यू बराबर हो जाएगी, ये दोनों कैंसिल होकर 1 आ जाएंगे, log 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ईएमएफ ऑफ द सेल कितना आने लगेगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूं कि कॉन्सेंट्रेशन सेल कब काम करना बंद कर देता है, कॉन्सेंट्रेशन सेल तब काम करना बंद कर देगा जब दोनों एनोड और कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाए, सेम हो जाए। ठीक है, तो मैं यहां पे मैंने अभी सीखा नोट क्या कि कॉन्सेंट्रेशन सेल stops working मतलब becomes discharged when a concentration cell stops working or becomes discharged when concentration of anode becomes equal to concentration of anode। तो एक पहला क्वेश्चन था कंसंट्रेशन सेल पे। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इफ
फॉर अ कॉन्सेंट्रेशन सेल X solid X plus N aqueous 1 by 20 m, फिर X plus N aqueous 1 by 2 m X solid। ये एक सेल दिया हुआ है, ठीक है। कहा जा रहा है कि इस सेल का ई सेल भी दिया हुआ है, ठीक है ना। ई सेल की वैल्यू इसकी है 0.029 वोल्ट्स और है ना टेम्परेचर इज 298 केल्विन एंड एन की वैल्यू आपको निकालनी है कि इसमें एन का कितनी वैल्यू होगी। ये एन जो इसके है ना चार्ज है इसके ऊपर, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ठीक है। मैं चाहूंगा कि जो भी लोग है ना इसको देख रहे हैं इस वीडियो को, वो पहले वीडियो पॉज करके खुद इसको करने की कोशिश करें, ठीक है। जब ना हो तभी आप सॉल्यूशन देखें। एनोड पे क्या हो जाएगा, एनोड पे मैं देख रहा हूं कि X इज चेंजिंग इनटू, अच्छा X इज सॉलिड चेंजिंग इनटू X प्लस N इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। ये एक्वस है, एक्वस। ऐसे ही कैथोड पर क्या हो जाएगा, कैथोड पर हो जाएगा X प्लस N एक्वस प्लस N इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू X सॉलिड, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। या X एक्वस कितना है 1 by 20 m, ठीक है। जबकि यहां x जो ये हमने लिया x चेंजेस इनटू x प्लस n, दिस इज 1 by 20 और दिस x प्लस n ये जो कैथोड है उसका रिएक्शन लिख रहा हूं, चेंजेस इनटू x इसका कांस्टेंटेशन 1 by 2m है, ठीक है। आप इसको जोड़ दीजिए, आप इसे जोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, x सॉलिड प्लस x प्लस n 1 by 2m प्लस n इलेक्ट्रॉन्स चेंजेस इनटू x सॉलिड प्लस X plus N aqueous plus N electron. This is like 1 by 20 m, ठीक है, 1 by 20 m। अब E सेल निकालते हैं, E सेल का एक्सप्रेशन लिखते हैं। इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, E सेल इज इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2, सॉरी नॉट 2 n, ठीक है। n यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, लॉग प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, कितना आ जाएगा 1 by 20 आ जाएगा। तो दिस इज लाइक 1 by 20 by 1 by 10, ठीक है। ये 1 by 10 नहीं, सॉरी, है ना, इसकी वैल्यू कितनी है 1 by 2 हो जाएगी। सो दिस इज लाइक 1 by 2, ऐसे लिखा। आपको पता है कि कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए ई नॉट सेल की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाएगी। तो आप लिख सकते हैं, और ई सेल की वैल्यू आपको पता है, ई सेल की वैल्यू है 0.029 is equals to minus 0.0591 upon n log, ये आ जाएगा 1 by 10, 1 by 10 log 1 by 10 is minus 1, so 0.029 is equals to minus 0.0591 upon n into minus 1, minus minus plus हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n is equals to 0.0591 upon 0.029। तो आप देख सकते हैं लगभग इसका डबल है ये, ठीक है। और n की वैल्यू हमेशा इंटीजर होगी, तो मैं कह सकता हूं कि इसका ये डबल है, 29 2 58 आता है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने सीखा इस क्वेश्चन में कि n की वैल्यू यहां पर कितनी है, 2 हो जाएगी। तो ये दूसरा क्वेश्चन था कॉन्सेंट्रेशन सेल पे, जहां पे मुझसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे गए। पहले क्वेश्चन में है ना हम लोगों से ये पूछा गया था कि ईएमएफ ऑफ द सेल कितना होगा। इस क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा गया कि है ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें ईएमएफ ऑफ द सेल पे बातचीत हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 है प्लैटिनम हाइड्रोजन। तो यहां पे 2 स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिए गए हैं। एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन को 2.5 एटीएम पे पंप किया जा रहा है और उसमें एसिड का जो कंसंट्रेशन है वो 0.036 m है, ठीक है। फिर सॉल्ट ब्रिज, फिर HCl, है ना, और ये 0.04 m हो जाएगा, ठीक है। और फिर हाइड्रोजन 0.5 एटीएम और फिर प्लैटिनम। अब पूछा जा रहा है इसका ईएमएफ निकालने के लिए कि व्हाट विल बी द ई सेल, ठीक है। तो इसका ई सेल कितना होगा ये मुझे निकालना है, ठीक है, कर लेते हैं। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा कि यहां पर HCl है ना, HCl ऐसे टूटता है,
H प्लस और Cl माइनस, हमेशा ध्यान रखिएगा आपको H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत है। यहाँ H2SO4 भी हो सकता है, तो वहां पे H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 के कॉन्सेंट्रेशन का डबल होगा। ये हमेशा याद रखिएगा कि HCl कितना है 0.036, शुरुआत में 0 था, 0 था, ऐसा शुरू में था। बहुत समय बाद चूंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है 100% टूट जाएगा, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, 0, यहाँ बचेगा 0.036 और यहाँ बचेगा 0.036। ठीक है, ऐसे टूट जाएगा। तो मुझे पता चला कि यहाँ पे जो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ जो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है वो इतना है 0.036। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिख सकते हैं, HCl चेंजेस इनटू H प्लस प्लस Cl माइनस 0.04000, 0.04, 0.04। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि H प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है ना, H प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.04 है। ठीक है, यहाँ पे भी तो मैं क्या देख रहा हूं, दोनों जगह मैंने H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकाल लिया, क्योंकि C के लिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए हाइड्रोजन का प्रेशर और H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंपॉर्टेंट होता है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे मैं फिर कह रहा हूं, अगर H2SO4 होता तो यहाँ 2 H प्लस होता, तब हम H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इसका डबल लेते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन पहले निकाल लीजिए, जिससे आपके क्वेश्चन करने में सहूलियत होगी। अब आइए इसको करते हैं, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका। एनोड पर जो रिएक्शन होगा मैं उसे लिख सकता हूं, एनोड पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन इज चेंजिंग इनटू H प्लस। सो हाइड्रोजन जिसका प्रेशर कितना है 2.5 atm है, इज चेंजिंग इनटू ट्वाइस H प्लस, ये H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.036 है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कैथोड पे क्या हो जाएगा, कैथोड पे हो जाएगा ट्वाइस H प्लस, है ना। ये H प्लस जो है वो हाइड्रोजन में चेंज हो रहा है, तो मैं लिख सकता हूं ट्वाइस H प्लस। H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.04। ठीक है, 0. यहां पे देख लीजिए H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 0.04 है। ठीक है, 0.4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज चेंजिंग इनटू हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस का प्रेशर कितना है 0.5 atm है। अब आप इसको एक साथ लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन 2.5 atm प्लस ट्वाइस H प्लस 0.04, है ना, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन changes into hydrogen 0.5 atm plus twice H plus which is 0.036 plus 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये मैंने सेल रिएक्शन लिख दिया विथ वैल्यूज। ठीक है, सारी वैल्यूज के साथ लिख दिया। अब अगर मैं ई सेल इसका निकालना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसका EMF ऑफ द सेल इज इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन। एन कितना है इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, बाई 2 लॉग, अब मैं लिख सकता हूं यहां पे लॉग H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन का होल स्क्वायर, यानी 0.036 का होल स्क्वायर इनटू, ठीक है, हाइड्रोजन के प्रेशर का पावर 1 इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन यहां प्रेशर 1 है। ठीक है, 1, तो ये आ जाएगा इनटू 0.5 का पावर 1 बाय यहां लिख सकता हूं मैं H प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन 0.04 का होल स्क्वायर, तो ये 0.04 का होल स्क्वायर इनटू प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस हियर इज 2.5 atm, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 2.5 atm लिख सकता हूं। अब आप जानते हैं कि ना कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए E नॉट सेल की वैल्यू 0 होती है, तो मैं लिख सकता हूं E सेल इज इक्वल टू माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग, है ना, इतना 0.036 का होल स्क्वायर इंटू 0.5 पावर 1 इंटू 0.040 का होल स्क्वायर इंटू 2.5। ठीक है, 2.5 टू द पावर ऑफ 1 ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है ना, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करना थोड़ा सा इजी होगा क्योंकि मुझे लगता है ये और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 9 और ये 10 में ऐसे टूट जाएगा। ठीक है, so I can write it like minus 0.0591 upon 2 log 9 का स्क्वायर 81 by 100 into 500, यही आ जाएगा। ठीक है, अगर आप ये माइनस साइन रिमूव कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी E सेल इज इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन 2 log 500 by 81। इसको आपको सॉल्व करना होगा, तो EMF ऑफ द सेल आ जाएगा E सेल इज इक्वल्स टू
आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कितना आ जाएगा, log 500 डिवाइडेड बाय 81, 0.79 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.0591 अपॉन 2 इंटू 0.79। ई सेल इज इक्वल्स टू this 0.079 into 0.0591 divided by 2। सो ये आ जा रहा है 0.02335 वोल्ट्स। ठीक है, ये आपके ईएमएफ ऑफ द सेल आ जाएगा। तो अब तक हम लोगों ने बड़े ही सिंपल क्वेश्चंस किए जो कंसंट्रेशन सेल पे बेस्ड थे, जो आपको ये आइडिया देते हैं कि कैसे कंसंट्रेशन सेल का ईएमएफ निकालना है या कैसे कंसंट्रेशन सेल का में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व है वो निकाला जाए। ये सब सीखा हम लोगों ने। अब आइए थोड़े से अच्छे क्वेश्चन करते हैं, अच्छे इन द सेंस कि हम अब उसमें आयनिक का इनपुट रहेगा, आयनिक के कॉन्सेप्ट्स भी इन्वॉल्व होंगे, ऐसे क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, Ag2SO4 saturated solution Ag plus 0.125 m / Ag। ठीक है, और आपको बताना है कि ई सेल कितना होगा, है ना, अगर ये सेल है। और ये भी दिया हुआ है कि KSP ऑफ सिल्वर सल्फेट is 1.4 into 10 to the power of -5। ठीक है, ई सेल की वैल्यू निकालनी है आपको, ई सेल की वैल्यू निकालनी है। आइए इसको करते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले देखिए इसको एनालाइज कर लेते हैं। है तो ये वही कॉन्सेंट्रेशन सेल है, हो क्या रहा, Ag इज चेंजिंग इनटू Ag प्लस। ठीक है, यहां सिल्वर Ag प्लस स्टेट में, और यहां Ag प्लस इज चेंजिंग इनटू Ag। Ag प्लस कैथोड साइड का तो हमें कॉन्सेंट्रेशन पता है, पर Ag प्लस एनोड साइड का हमें कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता। तो एक काम करते हैं, पहले इसे पता लगाते हैं, तब हमारे लिए क्वेश्चन करना बहुत इजी हो जाएगा। कैसे करते हैं, आइए देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। जब भी स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होता है ना, आप ऐसे लिख सकते हैं। जिनको ये बात नहीं समझ में आ रही वो आयनिक चैप्टर में इसके बारे में बातचीत होती है ना, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स के बारे में। तो आयनिक से ये कॉन्सेप्ट पढ़कर इस क्वेश्चन को यही समझ सकते हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं आता स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का, तो शायद आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत होने वाली। Ag2SO4 प्लस एक्वस चेंजेस इनटू ट्वाइस Ag प्लस एक्वस प्लस सल्फेट एक्वस, ऐसे लिखा मैंने। अब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, माना इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में ये S मोल्स पर लीटर घुलता है, तो ये S00 शुरुआत में था, फिर ये जितना घुला वो डिसोसिएट कर जाएगा और कुछ नहीं बचेगा। 1 मोल से 2 मोल बनता है, S से कितना बन जाएगा ये 2S। 1 मोल से 1 मोल बनता है, तो S से कितना बन जाएगा ये S। अब ये जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है किसी भी सॉल्ट का, है ना, स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का, वो होता है उसके आयनिक प्रोडक्ट के बराबर, यानी Ag प्लस के कॉन्सेंट्रेशन का होल स्क्वायर इंटू सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होगा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां पर KSP की वैल्यू कितनी दी गई है, 1.4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5 इज इक्वल्स टू Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 2S का होल स्क्वायर इंटू S। ये आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4S क्यूब। 4S क्यूब इज इक्वल्स टू 1.4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5। S cube is equals to 1.4 into 10 to the power of -5 divide by 4. S is equals to whole power 1/3. 1.4 into 10 to the power of -5 by 4. इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉल्व कर लिया जाए। 1.4 तो ये S की वैल्यू आ जाएगी 0.015। तो मैं कह सकता हूं कि सिल्वर जिसका कॉन्सेंट्रेशन यहां पे
है ना, सिल्वर जिसका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे 2s के बराबर है, 2s के बराबर है, अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.03। ठीक है, सिल्वर की वैल्यू 0.03 m आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो आयनिक का कॉन्सेप्ट है ना, कभी भी केएसपी अगर दिया हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, यही करने की जरूरत है कि मान लीजिए कि वो सॉल्ट एस घुलता है, फिर उसके आयंस का कॉन्सेंट्रेशन निकाल के आयंस का आयनिक प्रोडक्ट को केएसपी के बराबर करके सॉल्युबिलिटी निकाल लीजिए, सिल्वर की सॉल्युबिलिटी 2s हो जाएगी, तो यहाँ पे मैंने उसको 2 गुना कर दिया। ठीक है, अब आइए इस सेल पे काम करते हैं। ठीक है, इस सेल पे काम करते हैं। इस सेल के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, इस सेल में एनोड पर क्या हो रहा है, एनोड पर हो रहा है Ag प्लस, Ag इज चेंजिंग इनटू Ag प्लस। ठीक है, Ag इज चेंजिंग इनटू Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखिएगा ये Ag तो एनोड का है, लेकिन Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन का है, जो कि मैंने अभी अभी यहां पे निकाला है। कितना हो जाएगा ये 0.03 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कैथोड पर क्या हो जाएगा, कैथोड पर क्या रिएक्शन हो रहा है, Ag प्लस इज चेंजिंग इनटू Ag, Ag प्लस इज चेंजिंग इनटू Ag हो जाएगा ऐसे, और Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.125 ऐसे। आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, क्या लिख सकते हैं, Ag सॉलिड प्लस Ag प्लस एक्वस, कॉन्सेंट्रेशन इज 0.125 प्लस इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू Ag प्लस 0.03 m प्लस इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन आ गया। अब मैं इसका ई सेल लिख सकता हूं, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल। ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन सेल है ये, तो ई नॉट सेल की वैल्यू 0 आ जाएगी, माइनस 0.0591 अपॉन 1 लॉग Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 0.03 बाय रिएक्टेंट साइड Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन दैट इज 0.125। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं ई सेल इज इक्वल्स टू माइनस 0.0591 अपॉन 1 लॉग इसको सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा 30 अपॉन 125। ठीक है, ये माइनस साइन अगर आप अंदर ले जाएंगे तो पावर में -1 हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूं कि ई सेल की वैल्यू आ जाएगी, ई सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन 1 लॉग 125 बाई 30, 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25। ठीक है, तो आप इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.0591 लॉग 25 बाई 6। तो इसको मैं डायरेक्ट कर सकता हूं कैलकुलेटर से, इसको बिना कैलकुलेटर के भी कर सकते हैं, क्योंकि 5 का स्क्वायर और 2 इंटू 3 है। ठीक है, तो आप इसको बिना कैलकुलेटर के भी कर सकते हैं। तो ये वैल्यू ई सेल की आ जाएगी, ई सेल इज इक्वल्स टू, ये आ जाना चाहिए 0.0366 वोल्ट्स। ठीक है, तो ये आपका EMF आ गया इस सेल का। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया हम लोगों ने, जिसमें एक हाफ सेल के अंदर है ना आयंस ना डालकर, आयंस ना रखकर हम लोगों ने एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिया था, और तब इसका EMF कितना आएगा सेल का, ये हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, वो भी आयनिक के कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड is immersed in a solution of pH is equals to 0, ब्रैकेट में HCl, यानी यहां पे एसिड के रूप में HCl घुला हुआ है और वहां pH 0 है इसका। by how much will reduction potential change, by how much will the reduction potential change if an equivalent amount of NaOH is added to this solution
so that solution becomes neutral. क्या दिया हुआ है? प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है, एंड टेम्परेचर इज 298 केल्विन. टेम्परेचर इज 298 केल्विन. तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है. कहा जा रहा है कि द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज इमर्ज्ड इन सॉल्यूशन ऑफ pH 0, ठीक है, और pH 0 मतलब हो जाता है, देखिए इस क्वेश्चन का मतलब क्या होता है. एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ठीक है, एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जिसमें H प्लस pH की वैल्यू 0 है. देखिए pH होता है माइनस लॉग H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, यानी H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन बात पहले मैं बता चुका हूं. H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू माइनस pH और 10 के पावर, यहाँ 10 है, 10 के पावर में माइनस pH, 10 टू दी पावर ऑफ माइनस pH होता है. तो अगर pH 0 है तो 10 टू दी पावर ऑफ माइनस 0 इज 1, यानी H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 1 m है. तो यहां पर H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन 1 m है. यहां पे हाइड्रोजन गैस को पंप किया जा रहा है 1 एटमॉस्फेयर में, यहां दिया हुआ है, ठीक है, यहां दिया हुआ है. तो ये एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है. इसके EMF जो हो जाएगा है ना, द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज इमर्ज्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ pH, हाउ मच डज द रिडक्शन पोटेंशियल. तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल यानी H प्लस स्लैश H2, इसकी वैल्यू 0 है क्योंकि स्टैंडर्ड है, ठीक है ना. ये मैंने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ाया था कि व्हाट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, वहां पे आप जाकर देख सकते हैं. अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो अब देख लीजिए. वहां पे मैंने बताया है कि इसको बाय कन्वेंशन 0 मान लिया जाता है. जब भी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन में H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन 1 m होता है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है, तो हम और टेम्परेचर 298 केल्विन होता है, तो इन तीन कंडीशंस पे इसका रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है. तो अभी इसका रिडक्शन पोटेंशियल 0 है. अब कहा जा रहा है by how much will the reduction potential change if equivalent amount of NaOH is added to this solution. Now that's a very beautiful question. अब क्या किया जा रहा है इस शी में, क्या किया जा रहा है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में, आप एक टेस्ट ट्यूब से ही सही NaOH डाल रहे हैं. आपने NaOH डाल दिया इसके अंदर. कितना NaOH डाला? ठीक इतना कि ये NaOH इस H प्लस या HCl से क्या कर जाए? रिएक्ट कर जाए, ठीक है ना. इक्विवेलेंट अमाउंट मतलब इक्विवेलेंट, इसका अमाउंट और इसका अमाउंट इक्विवेलेंट है, दोनों एक दूसरे से रिएक्ट कर जाता है, ठीक है. अगर दोनों एक दूसरे से रिएक्ट कर जाएगा तो सॉल्यूशन जो है ना, वो न्यूट्रल हो जाएगा. अभी सॉल्यूशन एसिडिक है, सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा. आपको मालूम है न्यूट्रल सॉल्यूशन का मतलब pH की वैल्यू का क्या हो जाना? 7, ठीक है ना. न्यूट्रल का मतलब सॉल्यूशन का pH कितना हो गया? 7. दिस बिकम्स न्यूट्रल. और अगर ये न्यूट्रल हो गया दैट मींस pH विल बी 7, यानी H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा? 10 टू दी पावर ऑफ माइनस pH, यानी 10 टू दी पावर ऑफ माइनस 7. प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन जस का तस है. प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 1 एटमॉस्फेयर है, ठीक है. अब आप इस सेल का रिडक्शन पोटेंशियल पूछा है कि इस सेल का है ना रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा, H प्लस H2 कितना होगा, ये पूछा गया है, ठीक है. इसका EMF पूछा गया H2 स्लैश H प्लस स्लैश H2 कितना होगा, ठीक है, आ जाएगा. आइए पहले इसका सेल रिएक्शन लिखते हैं. इसका सेल रिएक्शन क्या लिख सकते हैं हम? रिडक्शन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? ट्वाइस H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू हाइड्रोजन, ठीक है. ट्वाइस H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू हाइड्रोजन. H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ है? अभी हमने निकाला, क्योंकि आप जब NaOH और HCl आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, यहाँ HCl लिया गया था, जब NaOH और HCl आपस में रिएक्ट कर जाएंगे तो सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा. न्यूट्रल मतलब हम केमिस्ट्री में कहते हैं pH उसका क्या हो जाना? 7 हो जाना. अगर किसी चीज का pH 7 है तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन 10 टू दी पावर ऑफ माइनस 7 हो जाएगा. अब आप क्या कह सकते हैं? H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन 10 टू दी पावर ऑफ माइनस 7 है और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है. इस रिएक्शन के लिए जो मैं रिडक्शन पोटेंशियल निकालना चाहता हूं वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना होगा माइनस 0.0591. आपको याद होगा मैंने कभी पढ़ाया था आपको कि है ना हाफ सेल्स के लिए भी आप नॉस्ट इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं. तो ये बेसिकली एक हाफ सेल है, ये आधा रिएक्शन हो रहा है, सिर्फ ये रिएक्शन कैथोड वाला रिएक्शन है, लेकिन इसके लिए भी आप नॉस्ट इक्वेशन लगा सकते हैं. रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.0591 अपॉन 2
log pressure of hydrogen by concentration of H plus का whole square, that is 10 to the power of -7 का whole square. तो E H plus slash H2 is equals to E naught H plus slash H2 minus 0.0591 upon 2 log 10 to the power of 14. ये आ जाएगा. पूछा यही है क्या कि by how much will the reduction potential change? रिडक्शन पोटेंशियल में कितना चेंज आएगा? तो पहले रिडक्शन पोटेंशियल इतना था, अब रिडक्शन पोटेंशियल इतना है, तो चेंज कैसे आएगा? दिस माइनस दिस, यानी इसको इधर घटा दीजिए, इसको इधर घटा दीजिए, ये चेंज इन पोटेंशियल आ जाएगा. क्या लिख सकते हैं? ई एच प्लस स्लैश हाइड्रोजन माइनस ई नॉट एच प्लस स्लैश हाइड्रोजन इज इक्वल टू माइनस 0.0591 अपॉन 2 इंटू 14 हो जाएगा. ये चेंज इन ईएमएफ पूछा है, चेंज इन ईएमएफ कितना होगा? तो चेंज इन रिडक्शन पोटेंशियल आ जाएगा, ये 7 कर दीजिए, ये आ जाएगा माइनस 0.0591 इंटू 7. तो चेंज इन ईएमएफ या चेंज इन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कितना हो जाएगा? ये चेंज इन रिडक्शन पोटेंशियल लिख लीजिए, इसको विल बी इक्वल टू 7 1 जा 7, 7 9 जा 63, 7 5 जा 35 और 6 41. हमेशा कैलकुलेशन करने की कोशिश करनी चाहिए, उससे आपका कैलकुलेटिव पावर सही रहेगी. ठीक है, तो चेंज इन ईएमएफ रिडक्शन पोटेंशियल कितना आ जाएगा? रिडक्शन पोटेंशियल में जो चेंज आया है वो आ जाएगा माइनस 0.4137 वोल्ट्स. एक बहुत अच्छा क्वेश्चन देखा मैंने, है ना. एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें एक पहले से शी है और उसमें हम इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ क्या NaOH डालते हैं, वो न्यूट्रल हो जाता है. अब न्यूट्रल हो जाने पर उसका ईएमएफ कितना आएगा या ईएमएफ में कितना चेंज आएगा, वो आपसे पूछा गया. ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव साइन सिग्निफाई करता है कि पहले जो भी रिडक्शन पोटेंशियल था अब रिडक्शन पोटेंशियल और घट गया है, तभी इनके बीच का डिफरेंस की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ रही है. ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और करते हैं, वो भी आयनिक के कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है. जैसे ये पीएच है, पीएच का कॉन्सेप्ट जो है आयनिक इक्विलिब्रियम से आता है, तो आयनिक पे ही बेस्ड एक और सवाल करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? प्लैटिनम हाइड्रोजन 1 एटमॉस्फेयर, देन यू हैव फॉर्मिक एसिड, ठीक है, जिसका Ka1 दिया है और C1 इसका कॉन्सेंट्रेशन है, सॉल्ट ब्रिज, एसिटिक एसिड, ठीक है, C2 कॉन्सेंट्रेशन है और Ka2 इसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है, हाइड्रोजन है उसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है और प्लैटिनम है. अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही है. स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन चेंजेस इनटू H+ होता है, ये फॉर्मिक एसिड H+ ही प्रोड्यूस करेगा क्योंकि एसिड है. ऐसी एसिटिक एसिड भी जो है H+ प्रोड्यूस करेगा. अब यहां पे आयनिक का कॉन्सेप्ट लग जाता है. ठीक है, तो मैं जरा सा आयनिक का कॉन्सेप्ट यहां पे बता देता हूं, तब हम इस क्वेश्चन को करते हैं. ठीक है, तो क्या इसका सॉल्यूशन हो जाएगा? ध्यान दीजिए, कभी भी कोई वीक एसिड होता है ना, जैसे ये वीक एसिड है, तो वीक एसिड के लिए हम ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं. मानते हैं कि पूरा नहीं टूटता, HCOO- प्लस H+ ऐसे करके टूटा. अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 था, 0 0 1 में से कुछ टूट गया अल्फा, 1 में से जितना टूटता है ना, 1 मोल्स पर लीटर में से जितना टूटता है उसको हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं. ठीक है, तो 1 माइनस अल्फा, 1 मोल से 1 मोल बन रहा है तो अल्फा जाएगा तो अल्फा ही बनेगा, 1 मोल से 1 मोल बनेगा तो बनता है तो अल्फा जाएगा, तो यहां पे भी अल्फा बनेगा. अगर 1 मोल पर लीटर के लिए ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है तो C1 मोल्स पर लीटर के लिए क्या डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा? आप C1 मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, C1 आपने मल्टीप्लाई कर दिया. अब आप क्या लिख सकते हैं? Ka1 को हम एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट कहते हैं. Ka1 इज एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, और मैं आपको बताऊं ये एक तरह का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो किसी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आप कैसे लिखेंगे? प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशंस रेज टू द पावर ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, यानी ये 1 1 1 1 बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन पावर 1. ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं. अब ये क्या हो जाएगा? Ka1 को आप क्या लिख सकते हैं? Ka1 इज इक्वल्स टू HCOO माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा? C1 अल्फा इंटू
H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, है ना, अगेन C1 अल्फा बाय HCOH का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, C1 इंटू 1 माइनस अल्फा। तो अक्सर इस तरह के एसिड्स जो कि है ना मोनोप्रोटिक होते हैं, है ना, उन एसिड्स के का एक्सप्रेशन ऐसा ही आता है Ka और C और अल्फा का। आप लिख सकते हैं Ka1 इज इक्वल टू C1 अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, लिख सकते हैं। अच्छा, चूंकि ये वीक एसिड है, सिंस एसिड इज वीक, तो मैं कह सकता हूं 1 माइनस अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। बहुत कम डिसोसिएशन होता है वीक एसिड्स में, तो 1 माइनस अल्फा कैन बी रिटन एज 1। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट Ka1 बाई सी, Ka1 बाई C1 लिख सकते हैं। अब मैंने ये सब इसलिए बताया ताकि आपको बता सकूं कि अल्फा की वैल्यू, है ना, ऐसे निकलती Ka1 बाई C1 करके निकल जाएगी। और अगर आपको अल्फा पता चल गया तो C1 इंटू अल्फा करने पे H प्लस पता चल जाएगा। मैं फिर बताऊं कि ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो पिछले क्वेश्चन की तरह मैं यहां पे भी वही करने वाला हूं कि मैं पहले से ही H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकालना चाहता हूं, ताकि मैं जब लिखूं हाइड्रोजन चेंजेस इनटू H प्लस तो मुझे इसका कॉन्सेंट्रेशन पता हो। ठीक है, अब H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन आएगा कैसे, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन होगा कैसे, तो आज के बाद याद रखिए किसी भी मोनोप्रोटिक एसिड का H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन होता है C अल्फा होता है। अगर मैं इसको एक जनरलाइज सॉल्व करूं, इस C1 के लिए ना सॉल्व करके C के लिए सॉल्व करूं, तो मैं कह सकता हूं कि ये एक्सप्रेशन आएगा। चलिए मैं C के लिए सॉल्व करता हूं इसे, ठीक है ना, C के लिए सॉल्व करता हूं। C कोई भी कॉन्सेंट्रेशन हो गया, जरूरी नहीं कि इस क्वेश्चन के लिए ही है ना, अल्फा ये आ गया। अब किसी भी H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन एक्चुअली दो तरीके से निकाला जाता है ना वीक एसिड्स के लिए, या तो वो C इंटू अल्फा हो जाएगा, या फिर C इंटू अल्फा की जगह आप ये रख दीजिए। ठीक है, क्या आ जाएगा, Ka, इसको भी Ka1 मत कहो, Ka कहो, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट कह दो। ठीक है, तो ये Ka आ जाएगा Ka बाई सी, तो दिस इज लाइक Ka बाई सी, C अंडर रूट C ऐसे आ जाएगा। तो आज के बाद कभी भी किसी भी वीक एसिड का H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इन दो फॉर्मूले से निकलता है। ठीक है, किन दो फॉर्मूले से H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकलेगा, C अल्फा या अंडर रूट C इंटू क्या Ka करके निकल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि किसी भी वीक एसिड का H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन के सिर्फ यही दो फॉर्मूले होंगे। क्या अंतर है इन दोनों फॉर्मूले में, पहले फॉर्मूला में C और अल्फा इन्वॉल्व है और दूसरे फॉर्मूले में C और Ka इन्वॉल्व है। तो किसी क्वेश्चन में अगर अल्फा दिया है तो आप H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन C इंटू अल्फा करके निकाल सकते हैं, और किसी क्वेश्चन में अगर अल्फा नहीं दिया है तो आप अंडर रूट C इंटू Ka करके H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूले के जरिए मैं यहां पे लिख सकता हूं बड़े आसानी से कि यहां पर H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, C1 इंटू क्या Ka1, ऐसे C1 इंटू Ka1, और यहां पे H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, C2 इंटू क्या Ka2 हो जाएगा। ठीक है, C2 इंटू Ka2 हो जाएगा। अब करना क्या है, आइए अब इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसके एनोड का कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं। एनोड पर क्या हो रहा है, एनोड पर हाइड्रोजन विच इज एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, विच इज एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज चेंजिंग इनटू ट्वाइस H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ये H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन है अंडर रूट C1 इंटू Ka1, यह आ जाएगा अंडर रूट C1 इंटू Ka1। ऐसे ही कैथोड पर क्या रिएक्शन हो जाएगा, कैथोड पर रिएक्शन होगा, है ना, H प्लस आयन ऑफ एसिटिक एसिड इज चेंजिंग इनटू हाइड्रोजन, तो मैं लिख सकता हूं ट्वाइस H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज चेंजिंग इनटू हाइड्रोजन, है ना। ये जो ट्वाइस H प्लस है ना, ये H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, C2 इंटू अंडर रूट Ka2, तो दिस इज लाइक C2 इंटू Ka2, और ये आ जाएगा 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन एट 1 एटमॉस्फेयर प्लस ट्वाइस H प्लस अंडर रूट C2 इंटू Ka2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन चेंजेस इंटू हाइड्रोजन विच इज 1 एटमॉस्फेयर प्लस, है ना, ट्वाइस H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन विच इज अंडर रूट C1 इंटू Ka1 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और आप इसे क्या लिख सकते हैं, ई सेल। अब ये चूंकि कॉन्सेंट्रेशन सेल है तो ई नॉट सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, दिस इज लाइक 0, ये 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 लॉग H प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन का होल स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट C1 Ka1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 एटमॉस्फेयर एंड डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन का होल स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट C2 Ka2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय
1, यहां पे 1 आ जाएगा, ठीक है, दिस इज 1 1। सो मैं कह सकता हूं कि इस सेल का ईएमएफ कितना आ जाएगा, ई सेल विल बी इक्वल टू माइनस 0.0591 अपॉन 2 log C1 Ka1 बाय C2 Ka2, ठीक है, ये चीज आपकी इस सेल का ईएमएफ आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा, द ईएमएफ ऑफ दिस पर्टिकुलर सेल विल बी दिस थिंग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने देखा जिसमें पूरे आयनिक के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल था, स्पेशली वीक एसिड्स के, और इसमें हम लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या पता चली कि किसी भी एसिड का, वीक एसिड के H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन या वीक बेस के OH- का कॉन्सेंट्रेशन दो तरीके से निकलता है ना। अगर वो मोनोप्रोटिक या मोनोबेसिक है तो C अल्फा या √C इंटू Ka करके निकलता है। तो आज इस लेक्चर में बस इतना ही है ना, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स की, स्पेशली मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड्स की। बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक माना जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, मैं उसको आसान बनाऊंगा अगले टर्न पे। मिलते हैं अगले टर्न पे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।